ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े थे, और पहले सिर्फ प्लेन मिरर का अभी तक हुआ है। ठीक है, आज कर्व्ड मिरर शुरू करेंगे। ठीक है, कर्व्ड मिरर यानी कि अगर हमारा जो सरफेस होगा, कर्व में किसी भी सरफेस का हो सकता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो एस्फेरिकल ही है, एस्फेरिकल सरफेस के लिए। ठीक है, पैराबोलिक, इलिप्स, इलिप्टिकल कैसा भी हो सकता है। दूसरे रिलेटेड लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन देखे थे वैसा ही इजी इजी क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो हमारे पूरा डिटेल में पढ़ना है वो स्फेरिकल सरफेसेस के लिए ही है। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेसेस में हम प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे। तो लेट से कि कोई एक हॉलो स्फीयर है, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ग्लास का बना हुआ है, हॉलो है, स्फीयर है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें पॉलिश कर दे या फिर सिल्वरिंग कर दें, यानी कि हम बोल रहे हैं कि इसको इतना पार्ट कट कर लें, ठीक है, और इधर वाले पोर्शन पे ऐसा सिल्वरिंग कर दे और इधर वाले को पॉलिश करके साइन कर दे, यानी कि हमारा इंसिडेंट रे इधर से इस पे पड़ रहा होगा। वैसे ही हम इस केस में भी कर सकते साइड है, इसको हम लोग साइड हेलो। यस सर। अभी कटा था, आवाज आ रहा है क्या, स्क्रीन और आवाज? यस सर, आवाज आ रहा। ठीक है, पहले पूरा सब आया था कि कट गया था? कट कट जा रहा था सर। सर स्टार्टिंग से बता दीजिए ना। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम लोग कर्व्ड मिरर के बारे में पढ़ेंगे, तो कर्व्ड मिरर यानी कि उसका जो सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कर्व होगा। ठीक है, वो कर्व में इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो स्फेरिकल ही है, यानी कि हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेयर है जो कि ग्लास का बना हुआ है, हॉलो स्फेयर है, इसको हम कट करेंगे तो ऐसा पोर्शन हमको बाहर मिलेगा, ऐसा पोर्शन हमको बाहर मिलेगा। अब इसमें हम या तो अंदर से सिल्वर कर सकते हैं या बाहर से सिल्वरिंग यानी पेंट कर देना। ठीक है, तो अगर हम अंदर से करेंगे तो इस तरह का मिलेगा, बाहर से अगर पेंट करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो हमको दिख रहा है कि ऐसा जो बाहर वाला उठा हुआ शेप है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स शेप, ऐसे शेप को बोलते हैं कनकेव। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। इसको बोलेंगे हम लोग कनकेव मिरर, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कनकेव शेप का है, इसलिए हम बोल रहे हैं कनकेव मिरर। यहाँ कन्वेक्स शेप का है, इसलिए कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। और पिछले देखे थे कि उसमें प्लेन था, ये सरफेस कैसा था, प्लेन, इसलिए हम लोग इसका नाम दिए थे प्लेन मिरर। यानी कि किस शेप का है उसी के बेसिस पे हम लोग उसका नाम देते हैं। तो यहाँ कन्वेक्स शेप है इसलिए कन्वेक्स, कनकेव है तो कनकेव। ठीक है, तो ये चीज है हमारा मिरर जो बनता है, कैसे बनता है उसके बारे में। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ टर्म्स जो हम लोग यूज करेंगे, टर्म्स सिंपल सिंपल से हैं जो मोस्टली कोई याद होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन। मान लेते हैं कि हमारा मिरर है, हम बाहर से रंग दिए यानी कनकेव मिरर है। ये जो डैश लाइन से है वो स्फीयर है जिसका ये पार्ट है, यानी कि स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। ठीक है, तो जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उसका ये सेंटर है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस हमको रेडियस दिख रहा है आर के बराबर। ठीक है, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है पी, और ये एक लाइन। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग कहते हैं नाम देते हैं, इसको बोलते हैं पोल। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। डेफिनेशन हम नहीं लिखाएंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो आर है यानी कि जो दूरी है इन दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डेफिनेशन एक बार बोल देते हैं, लिखाएंगे नहीं क्योंकि मोस्टली को ये याद होने चाहिए। पोल, पोल जो है सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोल। सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलाया जाने वाला लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखना है कि ये स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका रेडियस है। ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है, ये नॉलेज जो है हमारे सवाल में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि हमको अगर स्फीयर है तो हम जानते हैं कि स्फीयर से अगर हम सरफेस पे रेडियस के अलोंग कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पे नॉर्मल होता है। ठीक है, यानी कि सीपी जो है वो यहाँ पे नॉर्मल है, इसके अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उससे ये नॉर्मल होगा। यहाँ से भी अगर कोई लाइन ले जाते हैं तो भी इस पे नॉर्मल होगा। ये बात हम जानते हैं, तो बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हम लोग के लिए रखिएगा। तो ये हो गया, इसमें कुछ जो टर्म्स हम लोग यूज करते हो। एक और है एपर्चर। ठीक है, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है, ये हमारा एक सरफेस बनेगा ऐसा, इसका जो ये डायमीटर है, ये जो लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस। फोकस क्या कहेंगे? तो अगर हमारा कोई एक स्फेरिकल मिरर है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कोई सा भी हो, चलो दोनों के लिए ही बता देते हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई रे पैरेलल लाते हैं और वो इस पॉइंट पे कहीं से कट करता हुआ जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि वो उस पॉइंट पे फोकस होगा। ठीक है, यानी कि if a ray parallel to principal axis intersect principal axis after reflecting at a point is called focus of that point, and ये पोल है, ये दोनों के बीच के दूरी को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। वैसे इसमें जाएगा
तो रिफ्लेक्शन इधर की तरफ होता है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो फोकस इधर की तरफ आता है, और इसमें ये फोकल लेंथ हम इधर की तरफ देते हैं। बाकी सब हम देखेंगे कि फोकल लेंथ उधर क्यों ही होता है, इधर क्यों होता है, रूल्स पढ़ेंगे तब। बाकी 10th में ये सब चीजें थी तो मोस्टली को पता ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ जो है फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसका रिलेशन हम समझाएंगे बाद में, पहले क्वेश्चंस कुछ करके। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, या फिर क्वेश्चन क्या है ऐसे समझो। ये हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से कोई एक रे जो है इस पे ऐसे पैरेलल गया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे इस पे पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर कहीं किसी जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये हमारा पोल P है, तो इस पॉइंट को M, इस पॉइंट को N। अब हमको ये पॉइंट N जो है वो फोकस होगा या नहीं होगा, कब होगा, NP का डिस्टेंस हमको पता करना है, यानी कि PN जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। अगर वो हम पता कर लेंगे तो हमारा रिलेशन कुछ कुछ निकल जाएगा। तो देखो कैसे पता करते हैं हम लोग, यहाँ से एक रे हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, इस पे जा रहा है, यानी कि ऑफ कोर्स ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये लाइन क्या है, नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी थीटा होगा। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। यहाँ से ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 2 थीटा होगा, ठीक है। इसमें अगर एंगल डिवाइड करने में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल थीटा बोल रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा होगा। ये लाइन और ये लाइन यानी कि इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जो ये इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी से हम इसको भी थीटा लिख सकते हैं। फिर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है, तो इसको हम 2 थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या किए कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। परपेंडिकुलर हम अपनी मर्जी से ड्रॉ किए हैं, किसी को तकलीफ हो तो बोल लेना, ठीक है। इस पॉइंट को बोल देते हैं, चलो क्या ले लें, MN O, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि CM जो है हमारा इस केस में वो R के बराबर है। CMN जो ट्रेंगल है उसमें ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेंगल हमको दिख रहा है, सबको दिखना चाहिए, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, थीटा थीटा है, तो दोनों साइड यानी कि CN और MN दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर वो बराबर है तो यहाँ से हम CO लेंथ क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, तो उसको लिख सकते हैं CN cos ऑफ थीटा, और CO जो है CM का मिड पॉइंट, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रेंगल होता है उस पर अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं CO जो होगा CN cos थीटा और वो होगा R/2 के बराबर। तो यहाँ से हमको CN कितना मिल गया, R/2 cos ऑफ थीटा, ठीक। यानी कि अगर हमसे PN पूछा गया था तो PN और कुछ नहीं बल्कि CP यानी कि R माइनस, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, CP माइनस CN यानी कि R माइनस R/2 सेक ऑफ थीटा, ठीक है। ये चीज यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। यानी कि जो PN जिसको हम लोग फोकल लेंथ
कहेंगे बाद में, कब कहेंगे, क्यों कहेंगे, वो सब चीज देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पीएन जो आ रहा है r-r/2 sec थीटा आ रहा है। इतने बात में किसी को दिक्कत है तो बोल लो। अभी तक कोई दिक्कत इतना नो सर। समझने में? ठीक। अब जैसे कि अगर हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम थीटा बोल रहे हैं वो 60 डिग्री होता, ठीक है, तो पीएन कितना आता? बोलो। ये r-r/2 सेक 60 डिग्री 0। कितना होता है? 2 होता है, यानी कि ये 0 हो जाता है। यानी कि इस केस में हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो कि अगर ये ऐसा गया और ये एंगल 60 है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो रे है वो यहां से ऐसे पास करेगा, ठीक है, ये रे जो है यहाँ से पास करेगा। क्लियर है? अगर ये 60 है तो ये डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो ये r है, ये r sin 60 हो जाएगा, शायद √3/2r दिख रहा है, ठीक है। ये जो हाइट है वो √3r/2 दिख रहा है। तो हम लोग तो आज तक यही पढ़े थे कि जो f होता है, हम लोग बचपन में यही पढ़े थे कि f जो होता है वो r/2 होता है, ठीक है। तो ये कब होता है? तो यहाँ से हमारा देखो pn स्मॉल यानी कि अपर्चर। क्या, स्मॉल अपर्चर। हाँ देखते हैं। also if theta is very small, ठीक है, थीटा क्या हो, वेरी स्मॉल हो, तो हम cos ऑफ थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उस केस में जो pn होगा वो हमारा r-r/2 cos ऑफ थीटा था, यानी r-r/2 होगा, यानी कि ये r/2 होगा। cos ऑफ थीटा बहुत स्मॉल होना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि बीच तो बहुत कम है, इंटू 0 अगर हम दो दो रेल दिख रही है, एक जो है सेकंड डिस्टेंस है, दो तरह के
हेलो। यस यस सर। सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से हुआ था? यहीं पे थे शायद। ठीक है, तो हम ये बोल रहे थे कि जो दो तरह के रे हमको मिल रहे हैं, कैसे? एक प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट बगल में, यानी कि सटे हुए जा रहा है। सर फिर आवाज अच्छा से नहीं। तो तो क्लियर नहीं है आवाज। एक मिनट रुको।
हेलो। यस यस सर। सर। सर आवाज लैग कर अब। ठीक है, आगे सुधर, ठीक है, आगे नहीं देते हैं। वो दिखाई नहीं रहा है, लिखा है नेटवर्क। हेलो। सर आवाज अच्छा से नहीं आ रहा। ठीक है, बोल रहे हैं कि आज रहने। हेलो। यस सर। हाँ, बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क एरर लिख रहा है इधर भी, तो आज रहने देते हैं, आज का एंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिस्टर्ब होते रहेगा, आगे इससे आगे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। हेलो। ओके सर। हाँ ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।